हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसका ये 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने जाने आज कैंसर और ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज कैंसर के बारे में। ठीक है, एड्स के बारे में हमने देखा कि एड्स में आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं, यही बचाव है, एक ही तरीका है। बाकी अगर जिसको एड्स हो जाते हैं उससे उसकी ज़िंदगी तो नहीं बच सकती, लेकिन हाँ उसके थोड़े से बोल सकते हैं जो आयु है, जो एज है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग कैंसर के बारे में। ठीक है, कैंसर भी बहुत ज़्यादा डेयर्ड, बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी है और इससे भी लोग हर साल लाखों मर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेयर डिसीज ऑफ द ह्यूमन बींग एंड इज मेजर कॉज ऑफ द डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, जो कैंसर है सबसे भयानक बीमारी है। क्यों? क्योंकि इसका इलाज पूरी तरीके से नहीं है, इसीलिए हमारे लिए भयानक है। किसी को भी कैंसर हो जा रहा है तो उसका पूरी तरीके से निजात इलाज नहीं है। उस इंसान को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा और अल्टीमेटली लास्टली अगर कैंसर नहीं ठीक हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि जो कैंसर है बहुत ही ज़्यादा भयानक या डेयर डिसीज़ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, ज़्यादातर लोग हर साल मर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा एक स्पेसिफिक इलाज नहीं है। More than 1 million of Indians suffer from the cancer and large number of them die from it annually। बोला गया है कि लाखों लोग जो है, इंडिया के बारे में बात की गई है कि लाखों लोग, लाखों से ज़्यादा लोग, ठीक है, मिलियंस की बात की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लाखों लोग जो हैं यहाँ पे इंडिया में कैंसर है और उनमें से भी ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जा रही है इस बीमारी की वजह से। The mechanism underlying the development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine। बोला गया है कि जो ये मैकेनिज्म है, ठीक है, किस तरीके से कैंसरस सेल बन रहे हैं बॉडी के अंदर या फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो हमारे सेल है ना, उनके पास भी कुछ ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको एक्टिवेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, कैंसरस हो जाएंगे। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन या प्रोटो सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। सेल के ही अंदर होता है, अगर कुछ कंडीशन में उनको स्टिमुलेट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसरस सेल हो जाएंगे। तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि किस तरीके से कैंसर का डेवलपमेंट होता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो, ये कुछ ही इंटेंस एरिया में ही है। जैसे आपने सोचा होगा या सुना भी होगा कि जो सेलिब्रिटी है उनको कैंसर होता है, मोस्ट ऑफ द केस में बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इलाज नहीं कराते, वो फॉरेन जाते हैं। अमेरिका में हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है या फिर मैंने ऐसा सुना भी है कि अमेरिका में इसका ट्रीटमेंट है। तो ये बोला गया है कि ज़्यादातर जो इंटेंस एरिया है जो कि रिसर्च पे है, बायोलॉजी की या मेडिसिन पे, वहीं पे इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट। अब तो इंडिया में भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इन आवर बॉडी, जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में द सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, 24 आवर्स में क्या होता है, सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, एक नया सेल बनाना है, 1 से 2 सेल बन जाना है। कि जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन का जो टाइम होता है, ह्यूमन की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर होता है। तो जो सेल का ग्रोथ होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, हाईली कंट्रोल्ड होता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा डीएनए, हमारा जीन। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक। अगर 23 आवर्स में सेल को प्रिपेयर करना मीन्स इंटरफेस है, तो 1 आवर के अंदर ही सेल को क्या कर लेना है, डिवीजन कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली कोऑर्डिनेटेड या बोल सकते हैं कंट्रोल रेगुलेटेड मेथड है। ठीक है, इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि उनके अंदर कोई अनुशासन नहीं होता, वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता। वो क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, वहाँ पे कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं चलता। जैसे कि हमारे नॉर्मल सेल में क्या होता था, एक सेल से 2 सेल बनना है। ठीक है, तो 24 आवर्स में ही सब कुछ हो जाना है, कैरोकाइनेसिस हो जाना है, साइटोकाइनेसिस हो जाना है, सब कुछ हो जाना है 24 आवर में। अल्टीमेटली आपको 1 से 2 सेल दिख जाएंगे। लेकिन कैंसर सेल में क्या होगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 24 आवर में 2 बनना हो, चाहे तो 10 बन सकते हैं, चाहे तो 20 बन सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय अ वर्च्यू ऑफ विच द कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। होता क्या है, जो हमारा सेल है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा सेल है। ठीक है, अब आगे इसको क्या करना है, सेल डिवीजन करना है। इसने क्या किया, कैरोकाइनेसिस कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अगल बगल भी सेल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसको पूरा स्पेस मिल गया है कि सेल डिवीजन करना है नहीं ना, इसके अगल बगल भी सेल होंगे। ठीक है, जब सेल डिवीजन हो गया तो ये क्या हो गया, किसी सेल के कॉन्टैक्ट में आ गए।
तो इससे क्या होगा, सेल को रोक दिया जाएगा कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, जो आज डिवीज़न करना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जो नॉर्मल सेल हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि किसी सेल के कॉन्टैक्ट में जैसे आएंगे वहाँ पे सेल का डिफ्रेंशिएशन या सेल डिवीज़न जो हो रहा है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कैंसर सेल में यही प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो कैंसरस सेल हैं वो क्या होता है, रिपीटेटिवली डिवाइड करते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई रोक रहा है या क्या है मैकेनिज्म, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल सेल हैं वो अपना एक टाइम पे डिवाइड किए और जैसे ही किसी सेल के कॉन्टैक्ट में आ गए, टच में आ गए, तो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। वहाँ पे उनका सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि जो नॉर्मल सेल हैं वो क्या दिखाते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाते हैं, जिनमें जो सेल है जो डिवाइड कर रहा है सेल, अगर किसी सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाए, टच में आ जाए, तो क्या कर लेगा, जो यहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा था उसके अंदर, जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया चल रही थी, वो रुक जाएगी, ठीक है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। कैंसर सेल के पास क्या नहीं होता है, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल खत्म कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव राइजिंग टू द मॉसेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। जब यहाँ पे कैंसर सेल के अंदर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इससे क्या होगा, जो कैंसर सेल होगा उसको क्या है, उसको सिर्फ डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना, इस तरीके से डिवाइड करके वो ढेर सारी मासेस ऑफ सेल बना लेगा, गुच्छों भर का सेल बना लेगा, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनिग्नाइन, ठीक है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बेनाइन ट्यूमर है ये क्या होता है, किसी स्पेसिफिक जगह पे होता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट है वो क्या करता है, किसी एक ऑर्गन पे अगर हुआ है तो ब्लड के थ्रू कहीं और चला जाएगा, कहीं और जाके फिर से ट्यूमर कॉज कर देगा, तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी में फैल जाता है, और सबसे खतरनाक भी यही होता है मैलिग्नेंट वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं, बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली remain confined to their original location and do not spread to other part of the body and causes the little damage। जो बोल सकते हैं बेनिग्नाइन ट्यूमर है, इसमें क्या होता है, ये अगर मान लीजिए किसी के गले में है, थ्रोट कैंसर है, तो वहीं पे रहेगा, किसी स्पेसिफिक ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेगा और पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं, वहाँ पे लिटिल ही डैमेज करेगा। लेकिन अब देखते हैं, द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन दी अदर हैंड आर द मासेस ऑफ प्रोलाइफेटरी सेल कॉल्ड द नियोप्लास्टिक एंड ट्यूमर सेल, ठीक है। बोला गया है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनमें क्या होता है, मासेस ऑफ सेल, मासेस ऑफ सेल का मतलब क्या, प्रोलाइफेटरी का मतलब होता है कि डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जो ढेर सारे नए नए सेल बन रहे हैं कैंसर सेल, ये क्या है, मासेस ऑफ सेल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल। क्यों, क्योंकि यही आगे चल के ब्लड के थ्रू स्प्रेड होंगे, दूसरे दूसरे ऑर्गन के पार्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर से कैंसर कॉज कर देंगे। देखिए, दीज सेल, कौन से सेल, जो नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल हैं उनकी कहानी हो रही है। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। ये जो सेल होंगे अपने आसपास जहाँ भी रहेंगे, वहाँ पे जो दूसरे जो सराउंडिंग के जो बोल सकते हैं नॉर्मल टिश्यू है उनको डैमेज करेंगे। एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्ट्रेप द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो नियोप्लास्टिक या ट्यूमर के जो सेल हैं ये क्या करते हैं, एक तो पहली बात तो रैपिडली डिवाइड करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए। तो जो नॉर्मल हमारे पास जो नॉर्मल सेल हैं उनका जो भोजन होगा, जो खाना होगा, उनको उनसे छीन लेते हैं, जो वाइटल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो नेसेसरी यहाँ पे न्यूट्रिएंट है वो नॉर्मल सेल से कौन छीन लेता है, नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के टाइम सेल स्लॉग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच द डिस्टिंक्ट साइट थ्रू द ब्लड एंड वेयर एवर दे गेट लोडेड इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर, ठीक है। ये जो सेल होते हैं नियोप्लास्टिक जो सेल हैं या फिर हम ट्यूमर सेल की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी बन रहे हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ से स्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। किसके थ्रू भागेंगे, ही ये ब्लड के थ्रू भाग जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी को गले में है, ठीक है, और वहाँ पे नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल खूब के खूब बन रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस अपनी जो डिस्टिंक्ट एरिया है, जो यहाँ पे लोकलाइज्ड स्पेसिफिक प्लेस था, वहाँ से भाग जाएंगे ब्लड के थ्रू, कहीं और चले जाएंगे, किसी डिस्टिंक्ट ऑर्गन में चले जाएंगे, मान लीजिए बोल सकते हैं लीवर में चले गए, ठीक है, वहाँ पे रुक गए और वहीं पे जाके एकदम लोडेड हो गए। अब वहीं पे जाके स्टार्ट करें न्यू ट्यूमर के सेल, तो अब क्या होगा, इस बार लीवर भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे जो सेल होंगे, कौन से, नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल, ये तो पहली बात खूब रैपिडली एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो खाना पानी होगा वो नॉर्मल सेल से छीन लेंगे ताकि जो नॉर्मल सेल है भूखे मर जाएं, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये जहाँ कहीं भी रहेंगे अपने
नॉर्मल पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे, वहाँ से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। किसके थ्रू भागेंगे, ब्लड के थ्रू, मतलब कि वहाँ से निकल के ब्लड के थ्रू जाएंगे कहाँ पे, कहीं भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाके अगर एक जगह इकट्ठा हो गए ये सेल, ठीक है, लोडेड हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पे फिर से नया स्टार्ट करेंगे क्या, ट्यूमर कॉज करना, ठीक है। उस एरिया में अब क्या होगा, ट्यूमर होगा। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट रियल प्रॉपर्टी ऑफ द मेनिंजल ट्यूमर, ठीक है, कि सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे ट्यूमर हुआ था, जहाँ पे कैंसर हुआ था, वहाँ से जो नियोप्लास्टिक सेल है, ठीक है, अब वहाँ से क्या हो रहे हैं, वहाँ से ब्लड के थ्रू किसी दूसरे बॉडी के पार्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे लोड हो रहे हैं और वहाँ से फिर नए ट्यूमर के सेल बना रहे हैं। तो मतलब कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट में जाकर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो कैंसर कॉज कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ट्यूमर कॉज कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब क्या है, किसी भी लोकलाइज जगह पे स्पेसिफिक पोजीशन पे ट्यूमर हुआ है, बट अब इतने ज़्यादा ट्यूमर वहाँ पे बढ़ गए हैं कि जो न्यूप्लास्टिक सेल हैं या टिश्यू हैं, ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से ब्लड के थ्रू किसी दूसरे बॉडी के पार्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर नए नए ट्यूमर को कॉज कर रहे हैं। और ये सबसे भयानक बोल सकते हैं, सबसे भयानक और सबसे आखिरी जो प्रॉपर्टी होता है मेनिंजल ट्यूमर का, वो क्या है, मेटास्टेसिस। इससे क्या होगा, ब्लड, यहाँ पे बोल सकते हैं ब्लड कैंसर होने के चांसेस है। अगर कहीं ब्लड स्किन में रुका हुआ है और वहाँ पे न्यूप्लास्टिक सेल वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए तो स्किन कैंसर हो सकता है, तो बहुत ही मुश्किल है, इंसान मर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कैंसर हो सकता है, कारण बताइए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, नॉर्मल सेल है। अब वो नॉर्मल सेल अगर किसी वजह से कैंसरस सेल बन गए तो उसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल एजेंट हो सकते हैं, लास्टली क्या होगा, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। कि जो नॉर्मल सेल को, ह्यूमन के नॉर्मल सेल को क्या कर दिए हैं, कैंसरस सेल में बना दिए हैं, उसको बदल दिए हैं, ठीक है। दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, ठीक है, जो कैंसर कॉज करते हैं एजेंट उन्हें क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी causes the DNA damage leading to the neoplastic transformation। देखिए बोला गया है कि फिजिकल, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, जिससे जो नॉर्मल सेल है बॉडी की, ह्यूमन की, वो क्या हो जा सकती है, आगे चल के कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल बन सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ रेडिएशन की, जैसे कि बात करते हैं फिजिकल एजेंट की, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ठीक है, एक्सरे लोग करवाते हैं, गामा रे अगर रेडिएट हुआ बॉडी पे तो सेल के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल सेल है उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, मीन्स न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर हम बोल सकते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन जो आगे चल के आयंस में नहीं टूटने वाला, जैसे कि यूवी रेडिएशन। ये क्या करेगा, डीएनए को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो नॉर्मल सेल होंगे वो चेंज हो जाएंगे किसमें, कैंसर सेल में। तो याद रखिएगा आयनाइजिंग रेडिएशन कौन है, एक्सरे है, गामा रे है, ठीक है, इनसे भी क्या होता है, नॉर्मल सेल में कैंसर होता है। या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन की बात करते हैं, इससे भी क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा, जिसकी वजह से न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं केमिकल एजेंट की। केमिकल एजेंट देखिए क्या होता है, द केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन दी टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, ठीक है, पीते भी हैं, ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल कार्सिनोजेन है, ठीक है। ये इनमें क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होते हैं, निकोटीन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो केमिकल कार्सिनोजेन है, जैसे कि टोबैको, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये मेजर कॉज है क्या, लंग कैंसर का। लंग्स में जो सेल हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे इन कैंसरस सेल, ठीक है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड द ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव अ जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। जो कैंसर कॉज करने वाले वायरस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। कैंसर कॉज करने वायरस को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक। और वैसे भी हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंसर कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। और उनके पास क्या जीन होता है, वायरल ऑन्कोजीन होता है, क्योंकि वायरस का इसलिए वायरल लिखा गया है। फर्दर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल जीन कॉल द सेलुलर ऑन्कोजीन या सी, ठीक है, ऑन्को या प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। बोला गया है कि कुछ बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं, बहुत सेवरल जीन ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के सेल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, जो नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ
सर्टेन कंडीशन में, जैसे कि अगर आप कोई एक्सरे बार बार ले रहा है, ठीक है, गामा रे के अंदर रह रहा है, यूवी रेडिएशन के अंदर ले रहा है, या फिर टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर जो हमारा सेलुलर ऑन्कोजीन है या प्रोटो ऑन्कोजीन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा इस कंडीशन में, और क्या हो जाएगा, कैंसरस सेल बना देगा या ऑन्कोजेनिक सेल बना देगा। तो याद रखिएगा कि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल सेल, ठीक है। इसमें क्या है, ये है जीन जिसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, इसे क्या बोलेंगे, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन बोलेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सेल है। अब क्या होगा, नॉर्मल सेल में ढेर सारे बोल सकते हैं, यहाँ पर गामा रेडिएशन आया, एक्सरे रेडिएशन आया, यहाँ पे बोल सकते हैं कार्सिनोजेन आ गए, ठीक है, कार्सिनोजेन आ गए, ठीक है, कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स आ गए, वो चाहे फिजिकल हो सकते, केमिकल हो सकते, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते, किसी भी तरीके से हमारे नॉर्मल सेल के पास क्या आ गए, यहाँ पे कैंसर कॉज करने वाले एजेंट पहुँच आए, ठीक है। तो अब ये जो नॉर्मल सेल है ना, अब आगे चल के क्या हो गया, अब ये कैसा हो गया, ये हो गया कैंसरस सेल। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सेलुलर ऑन्कोजीन है ये किस में बदल गए हैं, ये बदल गए हैं नियोप्लास्टिक या ऑन्कोजेनिक, किस में बदल गए हैं, ऑन्कोजेनिक सेल में बदल चुके हैं, मिस कैंसरस सेल में बदल चुके हैं ये, ठीक है, बहुत खतरनाक हो चुके हैं ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल हैं उनके पास क्या है, कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो सर्टेन कंडीशन में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं ये, ठीक है, ये हमारा कैंसरस सेल है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेल है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, सेवरल सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन, ये पहले से जीन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि कोई एक्सरे में बार बार एक्सरे करा रहा है, गामा रे है, यूवी रेडिएशन की वजह से हो रहा है, या फिर इवन हम बोल सकते हैं कि कोई कैंसर जैसे कार्सिनोजेन इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पे टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो केमिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, किसी भी तरीके से कार्सिनोजेन एजेंट यहाँ पे आ रहे हैं बॉडी में, जिसकी वजह से जो सेल है, ठीक है, जो नॉर्मल सेल उसके पास क्या सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन है जो कि आगे चल के एक्टिवेट हो जा रहे हैं सर्टेन कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे कार्सिनोजेन बार बार आ रहे हैं और इन्हीं जीन को क्या करें, एक्टिवेट करके अब नॉर्मल सेल को किस में बदल दिए हैं, ऑन्कोजेनिक सेल में बदल दिए हैं या फिर कैंसर सेल में बदल दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, किस तरीके से हम कैंसर को डिटेक्शन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर इज एसेंशियल एट इट अलाउ द डिसीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस, ठीक है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, पहले ही पता चल जाए कि इंसान को कैंसर हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो जाती है। अगर लेट पता चलता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज में पता चलता है, तो फिर शायद ठीक होना मुश्किल है, ठीक है। Cancer detection is based on the biopsy and histopathological study of the tissue and blood and bone marrow test for the increase the cell count in case of leukemia। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, खून में जो कैंसर हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, WBC इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो WBC क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसर का डिटेक्शन है, पहला क्या है, किस पे बेस्ड है, बायोप्सी पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या होगा कि जो मान लीजिए ये हाथ है, ठीक है, किसी को कैंसर है, तो उसका ये जो स्किन है ना, उसके एक सेशन को निकाल लिया जाएगा और फिर उसको लैब में, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या है, टिश्यू के ऊपर, यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब यही है कि टिश्यूज के ऊपर क्या होगा, अच्छे से जांच होगा, उस पर स्टडी की जाएगी, ठीक है। और देखा जाता है कि ब्लड में या फिर बोन मैरो टेस्ट किया जाता है इन केस ऑफ ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, ब्लड कैंसर के टाइम यहाँ पे ब्लड या फिर बोन मैरो टेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि बोन मैरो से ही बन रहा है RBC, WBC, प्लेटलेट। अगर जिसको ब्लड कैंसर होगा उसके बॉडी में क्या होगा, WBC बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका नंबर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो बोन मैरो टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है, इससे इंक्रीज हो जाएगा किसका, सेल काउंट, ठीक है, जो सेल काउंट है इंक्रीज हो जाएगा किसका, किस केस में, ल्यूकेमिया केस में, मीन्स ब्लड कैंसर के केस में। यहाँ देखिए ब्लड कैंसर के केस में क्या होगा, जो WBC है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द थिन सेक्शन इज स्टेन एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय अ पैथोलॉजिस्ट। देखिए पहला क्या था, पहला था बायोप्सी में क्या होता है कि पीस ऑफ टिश्यू मतलब कि एक इतना सा टिश्यू कट करके, ठीक है, कट करके निकाल के लेके जाएंगे,
उसको माइक्रोस्कोप के अंदर बढ़िया से स्टेन वगैरह करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, स्टडी करेंगे उस टिश्यू के ऊपर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। इससे ये पता लगाते हैं कि कितना नंबर ऑफ, बोल सकते हैं टिश्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ यहाँ पे ऑन्कोजेनिक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, कितना अभी यहाँ पे चांसेस है। टेक्निक लाइक द रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अगर किसी ऑर्गन के अंदर है, मान लीजिए लीवर में है, लंग्स में है, किसी ऑर्गन के अंदर अगर कैंसर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियोग्राफी करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक्सरे इस्तेमाल करते हैं तो 2 डायमेंशन में आप पिक्चर देखेंगे। सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ये भी एक्सरे ही रहता है, तो उस पर आप स्टडी करें। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी मदद से भी इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेज द एक्सरे टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो सीटी है या कंप्यूटेड टोमोग्राफी वो इस्तेमाल करती है किसका, एक्सरे का, ताकि आपको 3 डायमेंशनल इमेज बन सके किसका, इंटरनल बॉडी पार्ट का जहाँ पे कैंसर हुआ है, ठीक है। एमआरआई की बात करते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजेस strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect the pathological and physiological change in the living tissue। बोला गया है कि एमआरआई किस केस में किया जाता है, जब अगर बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि कैंसर है, तो एमआरआई में क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा था, कौन है, यूवी रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे एमआरआई में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज यूवी रेडिएशन, इसका इस्तेमाल करके हम डिटेक्ट कर रहे हैं पैथोलॉजिकली, देखिए कितना पैथोजन अंदर फैल चुका है, फिजियोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस हुए हैं टिश्यू के अंदर, वो देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे जो वायरस है, जो यहाँ पे कैंसर कॉज करने वाला यहाँ पे जीन है, उसने कितना डैमेज कर दिया है अंदर, या जो पैथोजन है वो कितना फैल चुका है। तो यहाँ पे एमआरआई जो बोल सकते हैं कि सबसे सेफेस्ट भी होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, यहाँ पे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, याद रखिएगा यूवी रेडिएशन है, इसका इस्तेमाल करके हम एक्यूरेटली, यहाँ पे लिखा गया एक्यूरेटली, हम पूरे अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पैथोलॉजिकली भी देख सकते हैं, फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस हुए हैं लिविंग टिश्यू में उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। मान लीजिए किसी को संदेह है कि ये वाला कैंसर है, किसी को संदेह है कि लंग कैंसर है, किसी को लगता है कि ब्लड में कैंसर है, किसी को लगता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन में कैंसर है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के बॉडी में दिया जाता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि किस टाइप का ये कैंसर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज दी जाएगी किसी भी कैंसर स्पेसिफिक एजेंट के लिए, याद रखना कि किसी भी कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए यहाँ पर एंटीबॉडी बना के बॉडी में दे दी जाएगी ताकि डिटेक्ट कर सके कि कौन सा कैंसर है, ठीक है। टेक्निक फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन इन द इंडिविजुअल विद इनहेरिटेबल सस्पेक्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। बोला गया है कि यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इंडिविजुअल में कौन सा ऐसा जीन है, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब हम लोग डीएनए के लेवल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे जाके देख सकते हैं, सेल के लेवल पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा जीन इसमें है, इस इंडिविजुअल के बॉडी में क्या ज़्यादा प्रोटोऑन्कोजीन है, तो इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है, इसको कैंसर होने की चांसेस है। तो कहीं ना कहीं हम डिटेक्ट कर पाते हैं उस जीन को, किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से हम पता कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कि वो जीन कितना है, वो इनहेरिटेड है, क्या वो माता पिता से बच्चों में भी आ सकता है, या उससे कितनी कैंसर होने की संभावना है उसके लाइफ टाइम में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच predose an individual to certain cancer may be very helpful in the prevention of the cancer। बोला गया है कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर ये पता चल जाता है कि उसके बॉडी में कितना ऑन्कोजीन है, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन कितना प्रेजेंट है, जो आगे चल के किसी न किसी कारण अगर यहाँ पे कैंसर कॉज करने वाले एजेंट के कॉन्टैक्ट में आए, तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएंगे, जो नॉर्मल सेल है या नॉर्मल टिश्यू में जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन है कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, कैंसरस हो जाएंगे। तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस जीन को और उस इंसान को ही हम लोग पहले से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बचाव रखो इस चीज़ से, तुम सतर्क रहो, तुम्हें कैंसर होने के चांसेस है, क्योंकि तुम्हारे सेल के अंदर भर भर के प्रोटो ऑन्कोजीन
पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर तुमने थोड़ी सी लापरवाही की, तुमने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो तुमको फ्यूचर में कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इस्तेमाल से हम हर इंडिविजुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, मीन्स डीएनए की लेवल पे जाके, जीन की लेवल पे जाके ये पता लगा सकते हैं कि इस इंडिविजुअल के बॉडी में कितने प्रोटोन को जीन है जो इसके लिए खतरा हो सकते हैं या फिर सेफ है। अगर बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। दारू, गुटखा, शराब, ये सबसे दूर रहना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो भी रेडिएशंस पड़ रहे हैं, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, इनसे दूर रहना है। सारी चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना, सतर्क रहना है। Such individual may be advised to avoid the exposure to a particular carcinogen to which they are susceptible. Example, tobacco smoking in case of cancer, lung cancer. बोला गया है कि जब इंडिविजुअल को पता चल गया, ठीक है, किस इंसान के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन है और किस कारण से है, ठीक है, कैसे एक्टिवेट होंगे, ये फिजिकली एक्टिवेट होंगे, बायोलॉजिकली एजेंट से एक्टिवेट होंगे या फिर केमिकली एजेंट से एक्टिवेट होंगे, तो उस इंडिविजुअल को पहले से ही अवॉइड कर देना चाहिए। मीन्स कि जो कार्सिनोजेन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला गया है किसी को खतरा है कि वो टोबैको स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग कैंसर हो सकते हैं। मीन्स केमिकल कार्सिनोजेन से खतरा है कि उसके बॉडी में ढेर सारे भर भर के प्रोटोऑन्कोजीन है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये टोबैको स्मोकिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको चांसेस है फ्यूचर में कि उसके नॉर्मल सेल किस में बदल जाए, कैंसर सेल में। अगर वो टोबैको स्मोकिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लंग कैंसर होगा। तो इस कंडीशन में इंडिविजुअल को एडवाइस किया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि तुम अवॉइड करो, क्या लेना, पर्टिकुलर कार्सिनोजेन लेना, ठीक है। किसी को अगर केमिकल कार्सिनोजेन से प्रॉब्लम है तो एकदम मत लेना, किसी को फिजिकल या किसी को बायोलॉजिकल, किसी भी तरीके से अगर कार्सिनोजेन से अगर तुम बच सकते हो तो बचो, नहीं तो तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे सेल के अंदर भर भर के क्या पड़े हुए हैं, प्रोटोऑन्कोजीन भरे हुए हैं। अगर किसी भी कंडीशन में ये कार्सिनोजेन अगर आ गए तो तुमको चांसेस हैं कि फ्यूचर में कैंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, जिनमें कैंसर हो चुका है जिस पेशेंट को, हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। 3 ऐसे कॉमन अप्रोच है। पहला क्या है, सर्जरी, या तो ऑपरेशन करके उस जगह से निकाल दो कैंसर जो मासेस ऑफ सेल हैं गुच्छे भर के। दूसरा क्या है, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन वगैरह डाल डाल के कैंसर सेल को मारो और नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करो। इम्यूनोथेरेपी मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, एंटीबॉडीज़ वगैरह दी जाएंगी उस स्पेसिफिक कैंसर से, ताकि आपको यहाँ पे कीमोथेरेपी बोल सकते हैं, क्यों, उससे रिलेटेड, ताकि जो कैंसर कॉजिंग यहाँ पे बोल सकते हैं एंटीजन है वो खत्म हो, ठीक है। इन रेडियोथेरेपी द ट्यूमर सेल आर irradiated lethally taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor masses, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी में क्या होगा कि यहाँ पे लाइट डाला जाएगा, ठीक है। इस लाइट से क्या होगा, कैंसर सेल को मारा जाएगा, सीधे रेडिएशन देके कैंसर सेल को मारा जाएगा, और लेकिन जो नॉर्मल सेल हैं अगल बगल उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल द कैंसर सेल, ठीक है। बहुत सारे जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किल करते हैं, मारते हैं किसको, कैंसर सेल के लिए ही बने होते हैं। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं ये हर एक बोल सकते हैं ट्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्यूमर में आप कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स डालें, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स में हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। जो ज़्यादा करके जो ड्रग्स होते हैं, जिन ड्रग्स की मदद से हम कैंसर को ख़त्म करना चाहते हैं पेशेंट के अंदर, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हेयर लॉस होगा, खून की कमी हो जाएगी, इंसान बहुत वीक हो जाएगा, डल दिखेगा, ठीक है। बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हेयर लॉस तो होगा ही होगा अगर कीमोथेरेपी चल रहा है, यहाँ तक कि अगर ड्रग्स भी ले रहा है, अगर वो कैंसर से जूझ रहा है तो कहीं ना कहीं दवा तो लेगा ही, तो उसमें क्या होगा, खून की कमी होगी, हेयर लॉस होगा, ठीक है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ज़्यादातर जो कैंसर हैं इनको 3 कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। सर्जरी करके हटा दो उस पार्ट को, या फिर यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है, मान लीजिए सर्जरी करके हटा और साइड में और भी कैंसर सेल तो चिपके होंगे, सबको तो नहीं हटा सकते, उसको क्या करेंगे, लेजर लाइट से मार मार के ख़त्म करेंगे। देन कीमोथेरेपी करेंगे, अगर बॉडी में और भी कहीं कैंसर के एजेंट घूम रहे हैं ब्लड में या कहीं पे भी, उनको भी ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन किया जाएगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन किया जाएगा, चाहे सर्जरी के थ्रू हो गया, इसके बाद रेडियोथेरेपी करेंगे एंड लास्ट कीमोथेरेपी करेंगे, ताकि इस कैंसर को हटा दिया जाए।
ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय अ इम्यून सिस्टम। जो ट्यूमर सेल होते हैं आप उनको देखेंगे ये अवॉइड करते हैं डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन होने से इम्यून सिस्टम को, ठीक है। Therefore, the patient are given the substance called the biological response modifiers such as the alpha interferon। ये इंटरफेरॉन शब्द आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। इनहेट इम्यूनिटी में जाइएगा जहाँ पे साइटोकाइनिन था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्टेड सेल, वो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं। हम उस समय क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोल रहे थे। और वो जो इंटरफेरॉन है, वो प्रोटीन है, वो नॉर्मल जो सेल थे उनको बचा रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था कि इनमें वायरल इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पेशेंट को कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया जाता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प देम टू डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ठीक है। ये क्या करता है, अल्फा इंटरफेरॉन, ये पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक्टिवेट करता है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाए और ट्यूमर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है। सर्जरी होगा, ठीक है, रेडियोथेरेपी होगा, या फिर रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं कि रेडिएशन से मार मार के कैंसर सेल को हटाएंगे, नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरेपी होगा, कीमो वगैरह केमिकल्स, यहाँ पे बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स वगैरह दिए जाएंगे जो स्पेसिफिक होंगे कैंसरस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम हो, हर एक कैंसर के लिए अपना स्पेसिफिक कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होगा। साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, हेयर लॉस हो गया, खून की कमी होगी, वीकनेस आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जो ट्यूमर के सेल होते हैं ना, इनको बोल सकते हैं डिटेक्शन या डिस्ट्रक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए पेशेंट को हम बाहर से क्या देते हैं, बाहर से हम उसको देते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि जो ट्यूमर वाले सेल हैं उनको ख़त्म करे बॉडी, ठीक है, नेचुरली उसे ख़त्म करे एंटीबॉडी के थ्रू बना के, ठीक है। जो अल्फा इंटरफेरॉन है या फिर इंटरफेरॉन जो शब्द है आपने पढ़ा होगा कहाँ, इनिएट इम्यूनिटी में, मैं अभी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए, इनिएट इम्यूनिटी में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे साइटोकाइनिन में देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होते हैं वो कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन, जो प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल, जो नॉर्मल सेल है, अभी उनको कोई वायरस से इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि ताकि उनमें वायरल का इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ कहीं ना कहीं हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है पढ़ना, ताकि हम इसके लिए भी जागरूक रहें। देखिए, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज़ ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल हैव बीन राइज स्पेशली एमंग द यूथ, ठीक है। सर्वे और स्टैटिस्टिक्स बताता है कि जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल अब्यूज़ ज़्यादा करके यूथ, जो जवान युवक हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एट इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट। ये हमारे लिए थोड़ा परेशान होने की बात है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स अब्यूज़ कर रहा है, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत एडिक्टिव नेचर के भी होते हैं, इंसान चाह कर भी नहीं छोड़ सकता इन्हें। Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyle, ठीक है। अगर हम प्रॉपर एजुकेशन को सबको जागरूक करें, ठीक है, प्रॉपरली एजुकेशन दे या गाइडेंस दे, ठीक है, यूथ को, ताकि इन सारी चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ठीक है। ये हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल को ख़राब करते हैं, एडिक्टिव नेचर है, रिश्ते ख़राब करते हैं, ठीक है, परिवार ख़राब हो जाएगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके बुरी ही हैं, कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसीलिए हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से हम दूर रहें, ठीक है। ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोइड्स, ठीक है। 3 टाइप के जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, जैसे कि नाम बोला गया ओपियोइड, जिसे हम अफीम बोलते हैं, कैनाबिनॉइड्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है, हरीस, गांजा, चरस, ये सब इसी में आते हैं। कोका एल्कोइड, ठीक है, जिसे हम कोक भी कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादा करके जो ड्रग्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से निकलते हैं, मीन्स एंजियोस्पर्म से निकलते हैं। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई, लेकिन कुछ ही होते हैं जो फंगस से भी निकाले जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये कहाँ से निकलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से निकालते हैं, एंजियोस्पर्म से निकालते हैं, लेकिन कुछ ही होंगे जिनको फंगस से हम निकालेंगे। आगे देखते हैं, opioid are the drugs which bind to the specific opioid receptor in our CNS, central nervous system, and GIT, gastrointestinal tract, ठीक है। ओपॉइड क्या होते हैं, अफीम क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में कि अफीम लोग सूंघते हैं,
ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो बोल सकते हैं रिसेप्टर हैं, ठीक है, एडिक्टेड है इंसान उससे, उसके जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, जो ऑपियोइड्स के यहाँ पे रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात कर रही हूँ। हीरोइन, commonly called smack, is chemically diacetyl morphine which is white odorless bitter क्रिस्टलाइन कंपाउंड। बोला गया है कि जो हीरोइन है, आपने सुना होगा हीरोइन, ये कैसे होते हैं, इसको कॉमनली स्मैक कहते हैं, ठीक है। ये कैसे बने हैं? केमिकली इसको डाईएसिटिलीन मॉर्फिन में इसका क्या किया गया है, इसको बदला गया है, ठीक है। वाइट होते हैं, ठीक, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। वाइट क्या है? कलरलेस ही है। बिटर होंगे, खाने में कड़वा टेस्ट है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो याद रखिएगा कि जो हीरोइन है इसे कॉमनली क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। कैसे बना हुआ है? ये केमिकली डाई एसिटिलीन मॉर्फिन, जो मॉर्फिन है उसमें क्या किया गया है? एसिटाइल ग्रुप को लगा दिया गया है दो। इसके अलावा सफ़ेद होते हैं, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं आता है, खाने में कड़वा लगते हैं और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसे कंपाउंड है। दिस इज ऑब्टेन बाई द एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन में क्या कर दिया गया है? एसिटिलाइजेशन कर दिया गया है और कौन बन गया है? हीरोइन, ठीक है। विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैटिक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, जिसका नाम है पेपर सोमनिफेरम, ठीक है। ये जो ऑपियोइड है, ये ड्रग्स कहाँ से निकल रहे हैं? ये देखिए पॉपी प्लांट है, तो जो इसका लैटिक्स है ना, बोल सकते हैं जो पॉपी प्लांट का लैटिक्स है वहाँ से निकल रहा है, जिसका नाम पॉपी प्लांट का क्या है? पेपर सोमनिफेरम। अब देखो इसको लेते कैसे इस ड्रग्स को? जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हीरोइन इज अ डिप्रेशन एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ठीक है। बोला जाता है कि जनरली इसको क्या करते हैं? स्नॉट करते हैं। तो स्नॉट का मतलब नाक में से ठूस लेना, सूंघना, ठीक है। इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो हीरोइन है क्या है? डिप्रेसेंट है। इसको खाने के बाद इंसान एकदम रिलैक्स, एकदम बॉडी का जो मैकेनिज्म है क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हीरोइन है वो कैसे? डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन बॉडी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ये पॉपी प्लांट है जहाँ से ये ड्रग्स निकाला जा रहा है, ऑपियोइड। अब आगे देखते हैं कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनाइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। बोला गया कि जो कैनाबिनाइड्स से ढेर सारे ग्रुप ऑफ केमिकल हैं, यहाँ पे ढेर सारे ग्रुप ऑफ केमिकल होंगे जो नशे में काम आएंगे, ठीक है। इनका जो रिसेप्टर होगा प्रिंसिपली कहाँ है? मेन मुख्य रूप से कहाँ है? ब्रेन में ही है, ठीक है। नेचुरल कैनाबिनाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवम, ठीक है। बोला गया कि जो नेचुरल कैनाबिनाइड होते हैं उनको कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? एक प्लांट है जिसका नाम है कैनबिस सटाइवम, उसके इन्फ्लोरेसेंस से। ये देखिए ये लीफ है, ये पत्ती है किसकी? कैनबिस सटाइवम की। लेकिन अगर इसमें फूल थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस बन जाए तो वहाँ से इनको निकाला जाता है। The flower, top, leaf and the resin of cannabis plant are used in various combination to produce marijuana, haris, चरस एंड गांजा। बोला गया है कि जो पत्ती हैं कैनबिस सटाइवम की, जो पत्ती हो गई या सूखे हुए फ्लावर के टॉप्स हो गए, सूखा हुआ, ठीक है, या फिर खुद ये प्लांट ही सूख जाए, तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ तरीके से लिया जा सकता है। कॉम्बिनेशन इनका जो बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं marijuana, हरिश हो गया, गांजा हो गया, ठीक है, चरस हो गया। नॉर्मली लोग ये सब लेते हैं, ठीक है। तो ये सब किस कहाँ पे आ रहे हैं? किस ड्रग्स के अंदर आ रहे हैं? कैनाबिनाइड्स में आ रहे हैं। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। लोग या तो सूंघते हैं, ठीक है, या तो फिर चबा चबा के खाते हैं, ओरल इंजेक्शन करते हैं। दिस आर नोन फॉर दियर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है वहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए कैनाबिनाइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और वो प्लांट जिसका नाम है कैनबिस सटाइवम, ठीक है, इसके इन्फ्लोरेसेंस से, इसकी पत्तियों से ये खुद सूख जाए तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ढेर सारे यहाँ पे ड्रग्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कोका, ठीक है। कोका एल्कोइड और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट जिसका नाम है इथ्रोक्सिलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। बोला गया है कि जो कोकीन है या फिर बोल सकते हैं कोका एल्कोलाइड है, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया है? कोका प्लांट से, ठीक है। ये कोका प्लांट नॉट कोको कोला, इट्स कोका प्लांट, इन अशीला प्लांट है जिसका नाम है इथ्रोक्सिलम कोका, ठीक है। ये प्लांट मिलता कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। वहाँ से सोचो ड्रग्स की सप्लाई होती होगी, ठीक है। यहाँ पे इथ्रोक्सिलम कोका जो है ये कहाँ नेटिव है? ये साउथ अमेरिका का है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। जो डोपामीन है ये कैसा केमिकल है? ब्रेन से निकलता है ताकि हम खुश हों, ठीक है। तो उसी के बीच में क्या होता है? इंटरफेयर कर देता है ये, ठीक है। ये क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डोपामीन का, उनको ये नेचुरली हमारे ब्रेन से निकल रहा है, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है।
कोकिन कॉमनली कॉल्ड द कोक और क्रैक्स इज स्नॉटेड, ठीक है, यूजुअली स्नॉट किया जाता है, सूंघा ही जाता है, जैसे नॉर्मली कोकिन को कोक बोल सकते हैं, क्रैक बोल सकते हैं। इट हैज़ पोटेंस टू स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूपिया एंड इंक्रीज द एनर्जी, ठीक है। अगर किसी को बहुत मोटिवेट रहना है, ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि उनका वो पोटेंशियल क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इसका मेन यहाँ पे बोल सकते हैं स्टिमुलेट किसको कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर रहा है, ताकि उनको सेंस ऑफ यूरोपिया का मतलब होता है हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, खुशी खुशी वाली फीलिंग है, और इनकी एनर्जी को बढ़ा देता है ड्रग्स। एक्सेस डोज ऑफ द कोकीन कॉजेज हेलोजिनेशन, अगर कोई ज़्यादा डोज में इसको इनहेल कर लिया, स्नॉट कर लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उसको बोल सकते हैं हेलोजिनेशन हो जाएगा, चीज़ें उसको बहुत बोल सकते हैं भ्रमित कर सकती हैं, ठीक है। अदर वेल नोट प्लांट विद द हेलोजेनिक प्रॉपर्टी लाइक एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा, ठीक है, कुछ और भी ऐसे प्लांट हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जो हेलोजेनिक होते हैं, ठीक है, जिसको आप खाने के बाद आपको क्या होगा, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, इल्यूजन टाइप का हो जाएगा आपको। जैसे कि एग्जांपल क्या है, एट्रोपा, बेलाडोना हो गया, दूसरा कौन हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है। These days cannabinoids are also being abused by some sportsmen, बोला गया है कि आज के समय में जो कैनाबिनाइड्स हैं, इसको कौन ले रहे हैं, स्पोर्ट्समैन ले रहे हैं। ये जो कैनाबिनाइड्स वाली बात बोली गई है, इसके लिए बोली गई है, ये लाइन देखें यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बोला गया है कि आजकल के समय में जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या इस्तेमाल करें, कैनाबिनाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, धतूरा, इसको खाने के बाद इंसान को होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। Drugs like barbiturates, amphetamine, benzodiazepines, ठीक है, and other similar drugs that are normally used as medicine to help the patient cope with the mental illness like depression, insomnia and are often abused। बोला गया है कि जैसे कि ड्रग्स बोला गया है, बारबिट्रेट्स हो गया ड्रग्स में, एम्फेटामिन्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा बेंजोडायाजेपिन्स हो गया। ये 3 टाइप के ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल पेशेंट को दिया जाता है जो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली इल है, जैसे कि डिप्रेशन का शिकार है, या फिर उसको इंसोमिया का मतलब नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आना, ठीक है, नींद नहीं आना, उसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इन सब ड्रग्स को दिया जाता है। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, जो मॉर्फिन अभी हम लोग बात किए हैं कि ऑपॉइड जो ड्रग्स का पार्ट था, हमने देखा मॉर्फिन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर पेन किलर, ठीक है, जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम मॉर्फिन दिया जाता है, या सेडेटिव, ताकि इंसान की बॉडी क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। इज़ वेरी यूजफुल द पेशेंट हु हैज़ अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है। मॉर्फिन का इस्तेमाल, उसका अच्छा इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपको एज अ पेन किलर, एज अ मेडिसिन के फॉर्म में मॉर्फिन दिया जाए, ना कि यूज़ करने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए, ठीक है। Several plant fruit seed have halogenic property, have been used for hundred of year in the folk medicine, religious ceremony and the ritual all over the globe। बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, फ्रूट है, सीड है, जिनके पास क्या हेलोजेनिक नेचर है, नशीले वाले नेचर है, ठीक है। ये सब लोग खाने के बाद क्या होता है, उनको कुछ याद नहीं रहता, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है, फ्रूट है, सीड है, जो कि आज से नहीं 100 साल पहले से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जब रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, कुछ रिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ फोल्क मेडिसिन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount the frequency that impair one physical, physiological, psychological function, it constitute the drugs abuse। अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मेडिसिनल यूज़ के अलावा कर रहे हैं और इनकी डोज को भी बढ़ा दिए रहे हैं, बोला गया है कि अगर इन सब का इस्तेमाल हम मेडिसिनल यूज़ के अलावा कर रहे हैं या फिर इनके अमाउंट को, इनके डोज को बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फिजिकली, यहाँ पे फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और ये दिखाएगा कि इन्होंने ड्रग्स को एब्यूज़ किया है। आप थोड़े अमाउंट में लेंगे तो ये एज अ दवा की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा, मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई सर्जरी, बहुत पेनफुल सर्जरी है, उस समय यहाँ पे मॉर्फिन को एज अ मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन अगर उसका डोज बढ़ा के दे दिया जाए पेशेंट को, तो वो क्या कर लिया, ड्रग्स को अब्यूज़ कर लिया, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स उसको इस्तेमाल किया है। उसको बहुत सारे अब क्या दिखने लगेंगे, हेलोजिनेशन दिखने लगेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो चलिए मैं एक बार रिवाइज करा दूँ आपको कैंसर वाला पार्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कैंसर है ना,
ये कैसा है, एक ऐसी बीमारी है जिनका ट्रीटमेंट अभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ही कम, बहुत इंटेंस एरिया में है जहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है बायोलॉजी पे या मेडिसिन पे, अभी भी दवाएं बन रही हैं, ठीक है। और हर साल लाखों लोग इंडिया में कैंसर से जूझते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उनका ग्रोथ डिफरेंशिएशन बहुत हाईली कोऑर्डिनेटेड है। हमें पता है कि 24 आवर में एक सेल से 2 सेल बनना है, तो हमें ये भी पता है कि 23 आवर का क्या होता है, इंटरफेज होता है, और 1 आवर का क्या होगा, माइटोसिस होगा, एम फेज होगा, जिसमें सारी चीज़ें होनी है, सेल डिवीजन होना अल्टीमेटली। लेकिन कैंसरस सेल में ये जो रेगुलेटरी है ये नहीं होती, टूट जाती है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल होते हैं एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या होगा कि एक सेल है, ठीक है, अगर वो डिवाइड कर रहा, ग्रो कर रहा है, अचानक से वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ गया तो वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे यही सीधे बोला गया है, जो कांटेक्ट इनहिबिशन है ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो सेल क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, अगर वो कांटेक्ट में आ गया किसी और सेल पे तो उसका जो ग्रोथ है या फिर जो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन कैंसर सेल में यही प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसीलिए सेल डिवाइड कर करके गुच्छों के फॉर्म में बनते हैं, जिन्हें हम ट्यूमर सेल बोलते हैं। 2 टाइप के ट्यूमर थे, मेनिग्नाइन थे, मेनिंजन थे। मेनिग्नाइन में क्या था, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर यहाँ पे कैंसर सेल अपने आप को डिवाइड करके ट्यूमर बना रहे हैं, ये लिटिल डैमेज करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होगा कि ढेर सारे यहाँ पे मासेस ऑफ ट्यूमर के जो सेल है, डेवलपिंग ट्यूमर के सेल हैं, जो आगे चल के, इनको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल बोलते हैं या ट्यूमर सेल बोलते हैं, जो आगे चल के क्या करेंगे, रैपिडली सेल डिवीजन कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। और जो नॉर्मल सेल हैं उनके खाना पानी, उनके न्यूट्रिएंट्स को छीन के उन्हें भूखा मार रहे हैं नॉर्मल सेल को, और आगे चल के ये ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी के पार्ट में जा रहे हैं, कहीं भी लोडेड हो जा रहे हैं, स्किन में लोडेड हो गए, इकट्ठा हो गए, वहाँ पे नया ट्यूमर कॉज करेंगे, कहीं ऑर्गन में हो गए तो वहाँ पे कॉज करेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है। ये क्या है, इनको बोलते हैं नियोप्लास्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल बोल सकते हैं, जो हाईली खूब के खूब डिवाइड कर रही है और खाना पानी भी किससे ले रही है, नॉर्मल सेल से, उनको भी भूखे मार रही है, ठीक है। कहीं पे भी ये चली जा रही है ब्लड के थ्रू, कहीं भी लोड हो जा रही है तो वहाँ पे एक नया ट्यूमर कॉज कर रही है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो कि मैनेजमेंट ट्यूमर का सबसे खतरनाक होता है। कैंसर होने के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल सेल आपकी बॉडी का वो कैंसर सेल में बदल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेन। यहाँ पे बोला गया है कि जो फिजिकल एजेंट है, जैसे कि लाइट वगैरह, रेडिएशन वगैरह पड़ते हैं, क्या फिजिकल एजेंट है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन पढ़ने के बाद ये आयंस भी टूट जाते हैं, एक्सरे, गामा रे, इससे भी हमारे नॉर्मल सेल में क्या होते हैं, जो प्रोटॉन के जीन होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, कैंसर कॉज कर सकते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं, यूवी रेडिएशन, जो डीएनए को डैमेज करके यहाँ पे नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक या कैंसर सेल में बदल सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं केमिकल कार्सिनोजन में, केमिकल के फॉर्म में, जैसे जो टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, या चिविंग कर रहा है तो उसका क्या होगा, ओरल कैंसर होगा, लेकिन स्मोकिंग कर रहा है तो लंग कैंसर होगा। बात करते हैं जो कैंसर कॉज करने वाले वायरस होते हैं, उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, ऑन्कोजेनिक जीन होता है, वायरल ऑन्कोजेनिक जीन होता है। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो ह्यूमन के नॉर्मल सेल में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो ह्यूमन सेल के, बोल सकते हैं बॉडी में, ह्यूमन सेल के सेल में पहले से ही ये जीन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो शब्द का मतलब है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है नॉर्मल सेल में, कुछ सर्टेन कंडीशन में बार बार यूवी रेडिएशन पड़ रहा, बार बार एक्सरे, गामा रे पड़ रहा, बार बार केमिकल के फॉर्म में कार्सिनोजन लिया जा रहा है, तो इनमें क्या होगा, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, जो इनएक्टिवेटेड ऑन्कोजीन है या सेलुलर ऑन्कोजीन है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ह्यूमन के इस सेल के अंदर पहले से ही हैं, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और किस में बदल जाएंगे, ऑन्कोजेनिक सेल में बदल जाएंगे, कैंसर सेल में बदल जाएंगे। डिटेक्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके, जो सबसे बोल सकते हैं ट्रेडिशन, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा मेथड है बायोप्सी, जिसमें यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, जो टिश्यू है उसको कट करेंगे, उसका एक सेक्शन निकाल के लेके जाएंगे लैब में, जिसको अच्छे से स्टेन करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। अगर बात करते हैं ल्यूकेमिया के केस में, ब्लड कैंसर के केस में, ब्लड हो गया या बोन मैरो का टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल काउंट किए जाएंगे कि सेल का कितना काउंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, रेडिएशन के थ्रू, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, एमआरआई हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे हम लोग इंटरनल बॉडी के जो अंदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन में अगर कैंसर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सरे का इस्तेमाल करके 3 डायमेंशन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है इंटरनल बॉडी का। एमआरआई जो है सबसे सेफेस्ट है और बहुत ही एक्यूरेट बताता है, ठीक है, कि किस ऑर्गन में कहाँ पे कैंसर है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा, इसका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अलावा
अलावा इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब भी एमआरआई होता है कुछ भी कोई गोल्ड सोना चांदी कुछ नहीं पहनना होता, क्योंकि वहाँ पे हाईली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन मीन्स यूवी रेडिएशन डाला जाता है, ताकि बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन में कहाँ कैंसर है उसके बारे में स्टडी किया जाए। ठीक है, कभी कभी बार हम कैंसर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हम क्या बना के दे देते हैं, बाहर से एंटीबॉडी बना के हम किसी भी कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट देते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि किस टाइप का कैंसर है। और ये जो टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इससे हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में कि कौन से ऐसे जीन उसमें है जो इनहेरिटेड हुए हैं, जिससे चांसेस है फ्यूचर में कैंसर होने के। अगर हम पता लगा लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये जीन जो है इस ह्यूमन के अंदर है, मीन्स प्रोटोऑन्कोजीन, मान लीजिए ये प्रोटोऑन्कोजीन इसके नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है, इसको प्रॉब्लम है केमिकल कैंसर से, मान लीजिए अगर केमिकल कार्सिनोजेन ले रहा है, ठीक है, तो इससे चांसेस है कि जो उसके प्रोटोऑन्कोजीन है वो क्या हो जाए, एक्टिव होकर कैंसर सेल बना ले। तो उस केस में क्या किया जाएगा, इंसान को एडवाइस दी जाएगी कि वो अवॉइड करे ऐसे स्पेसिफिक कार्सिनोजेन को, ताकि उसको ये बीमारी ना हो। जैसे एग्जांपल है टोबैको, स्मोकिंग को रोका जाए ताकि लंग कैंसर ना हो। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। सर्जरी किया जाएगा, सर्जरी के साथ सर्जरी करके हटाया जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी भी किया जाएगा कि जो बचे खुचे हुए कैंसर के सेल हैं उनको भी कहीं ना कहीं मार दिया जाए और नॉर्मल सेल को बचाया जाए। इम्यूनोथेरेपी दिया जाएगा ताकि जो इम्यून सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट किया जाए, अगर कहीं पे भी गलती से कोई भी कैंसर का एजेंट घूम रहा है उसको मार दिया जाए। ठीक है, रेडियोथेरेपी में क्या होगा, रेडिएशन दिया जाता है, जो भी ट्यूमर के सेल होंगे उनको मारा जाता है और जो नॉर्मल सेल उनको बचाया जाता है। बहुत सारे केस में क्या होता है, कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है जिससे कैंसर को मारा जाता है, लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं पर्टिकुलर किसी ट्यूमर या कैंसर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे बालों का झड़ना, एनीमिया, खून की कमी हो जाना, वीकनेस आना, बहुत सारी यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ज़्यादा करके जो कैंसर होते हैं इनका ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी के फॉर्म हो गया, कीमोथेरेपी के फॉर्म में किया जाता है। जो ट्यूमर के सेल होते हैं इनको देखा जाता है, अवॉइड किया जाता है डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन हमारे इम्यून सिस्टम का। साथ में हम क्या करते हैं, पेशेंट को कोई ऐसा सब्सटेंस देते हैं जो क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। ये जो अल्फा इंटरफेरॉन है अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैंसर डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको मार के भगाता है। ठीक है, ड्रग्स अब्यूज़ और यहाँ पे बोल सकते हैं अल्कोहल अब्यूज़ नाउअडेज हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाएँ लोग और अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे जो कॉमनली यूज जो ड्रग्स हैं अब्यूज़ किए जाते हैं वो ऑपॉइड हो सकते हैं, कैनाबिनाइड्स हो सकते हैं, कोका अल्कोइड है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स को कहाँ से निकाला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट से, कुछ है फंगस से। ऑपॉइड की बात करते हैं, कैसा ड्रग्स है जो कि ऑपॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। ऑपॉइड को हम क्या बोलते हैं, अफीम। ठीक है, कॉमनली अगर हम हीरोइन की बात करते हैं तो इसे स्मैक कहते हैं। किससे बना हुआ है, ये केमिकली डाई एसिटिलाइन मॉर्फिन से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एसिटिलाइजेशन किया गया है, ठीक, मॉर्फिन के अंदर। ये कैसे होते हैं हीरोइन, ये कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते, कोई स्मेल नहीं होता है, वाइट कलर के होते हैं, जो इसका टेस्ट है कैसा है, बिटर है, क्रिस्टलाइन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अवॉइड के, उसको कहाँ से निकाला गया है, लैटिक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, जिसका नाम है पेपर सोमनीफेरम। ये देखिए पॉपी प्लांट है, इसके लैटिक्स से निकाला गया है। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जनरली इनको कैसे लिया जाता है, स्नॉट, या तो सूंघा जाता है भर भर के, या फिर इनको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। जो हीरोइन है क्या है, डिप्रेसेंट है, बॉडी के जो भी फंक्शन होंगे उसको स्लो डाउन कर लेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैनाबिनाइड्स की, तो ये ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं जो प्रिंसिपली इनके रिसेप्टर कहाँ है, ब्रेन में प्रेजेंट है। नेचुरली कैनाबिनाइड्स को कहाँ से निकाला जाता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं किनके, कैनबिस सटाइवम के, वहाँ से निकाला जाते हैं। फूल का सूख जाना, ठीक है, पत्ती का सूख जाना, इवन कैनबिस प्लांट का ही सूख जाना, इन सब के कॉम्बिनेशन से बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे केमिकल्स बनते हैं। जैसे मैरिजुना हो गया, हरिस हो गया, चरस, गांजा, इनसे भी नशा लोग करते हैं। ठीक है, जनरली इनको इनहेल किया जाता है, या तो लोग सूंघते हैं या फिर ओरल इंजेक्शन या चबा चबा के खाते हैं। तो इनका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे। किनका इफेक्ट, ये जो ये सब नाम लिखे गए, हरिस, चरस, गांजा, इनके इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये है कैनिबिनाइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये हमारा कैनबिस सटाइवम है। फिर बात करते हैं कोकीन, जिसे कोका अल्कलाइड बोलते हैं। ये कोका प्लांट से मिलता है। ये कोका प्लांट कहाँ का रहने वाला है, साउथ अमेरिका का। इसका नाम क्या है, इथ्रोक्सिलियम कोका। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, ये इंटरफेयर करता है जो हमारा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है उसके बीच में। ठीक है, जो कोकीन लोग लेते हैं उसको कॉमनली कोक या क्रैक बोलते हैं। इसे लोग नॉर्मली सूंघते हैं, स्नॉट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स होते हैं लोग सूंघना ही पसंद करते हैं। ठीक है,
ये क्या करता है, पोटेंस मतलब क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। इनके एक्शन को कहाँ, सीएनएस सिस्टम में, ताकि खुशी वाला माहौल हो, बॉडी में हैप्पीनेस वाला हो और एनर्जी क्या हो, फिर से यहाँ पे हाईली वो एनर्जेटिक रहे, ठीक है। एक्सेस यूज़ करने से कोकीन का क्या होता है, हेलोजिनेशन हो सकता है। यहाँ पे कुछ हेलोजेनिक प्रॉपर्टी दिखाया गया एलेक्ट्रोपा बेल्डोना में, धतूरा में। और कैनाबिनाइड्स को आजकल ज़्यादातर हमारे जो स्पोर्टमैन हैं उनको ये ड्रग्स ले रहे हैं। इसके अलावा 3 ऐसे ड्रग्स जैसे कि बारबिट्रेट्स हो गया, एम्फेटामिन हो गया, बेंजोडाइज़ेपिपाइन्स हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है मेंटल इलनेस को ठीक करने के, जैसे कि जो लोग डिप्रेशन है, इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं, नींद नहीं आ रही है, हमेशा डिप्रेशन एंजाइटी से शिकार हैं, उनको दिया जाता है। मॉर्फिन को एज अ सेडेटिव या फिर पेन किलर के फॉर्म में दिया जाता है। जो लोग क्रिटिकल सर्जिकल केस में जाते हैं, जिनको सर्जरी हुई रहती है, उनको मेडिसिन के फॉर्म में मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, फ्रूट है, सीड है, जिसके अंदर क्या हेलोजेनिक प्रॉपर्टी है, नशा लेने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 100 ऑफ ईयर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि अपने वो रिलीजियस सेरेमनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उनके यहाँ त्यौहार होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इनको मेडिसिनल यूज़ के पर्पज़ से लेते हैं तो ये ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ले रहे हैं या उसके अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए दवा के फॉर्म में मॉर्फिन इतना लेना है, थोड़ा सा लेना है, लेकिन आप उसके अमाउंट को बढ़ा दे रहे हैं, अगर आप मेडिसिनल पर्पज़ से नहीं ले रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग्स अब्यूज़ हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल, फिजिकली, साइकोलॉजिकली फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए धतूरा, ये धतूरा प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। इसके जो फ्रूट होते हैं वही क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि नशीले होते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा एंड कर देंगे, क्योंकि कल बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, समझ में आना चाहिए कि गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि एडिक्टेड होते हैं पहली चीज़, दूसरी चीज़ की सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।